बनारस संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस बैठक में हमारे साथ हम बात करेंगे गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी से, जो कि कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। और 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश किया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, क्या प्रावधान हुए हैं, कृषि क्षेत्र को इनका कितना फायदा मिलेगा, और देश में जो खाद्यान्न की स्थिति है, जो सरकार खाद्यान्न वितरण कर रही है, गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या स्थिति है, इस पर हम प्रमोद जी से बात करेंगे। प्रमोद जी नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून जी प्रमोद जी, 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश हो चुका है। ये 45 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने बताया है, और इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ सरकार का दावा है कि उसने हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ इसमें दिया है। फिलहाल हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है कृषि मंत्रालय का, जो है इसमें 60,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए है, 23,000 करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में है, और जो कृषि क्षेत्र का लोन का ऋण का जो लक्ष्य है उसको बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए 450 करोड़ रुपए रखे गए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी प्रमोशन है, सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके और उसमें नई नई चीजें लाएंगे, किसानों को समय पर ये बताएंगे कि भाई कौन सी फसल लगानी चाहिए, कौन सा क्या, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? शुक्रिया महावीर जी, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं बजट को इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि यदि हम फरवरी 2023 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, और आज की डेट में यदि हम देखें तो भारत का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड लेवल पे 316 मिलियन टन दिसंबर के ये आंकड़े हैं जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को यदि हम देखें तो उसका जो 21-22 का जो अनुमान है वो 342 मिलियन टन का है जी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो डिमांड है उसके लगभग उससे जो हमारे पुराने पिछले एस्टिमेट्स भी थे, हम सरप्लस की सिचुएशन में हैं। हालांकि वीट में अभी काफी कुछ बातचीत चल रही है कि प्रोक्योरमेंट कितना होगा इस बार, और क्या एक्सपोर्ट पे जो बैन है या प्रतिबंधित है राइस और वीट का, उसको पूरी तरह से ओपन किया जाएगा। यूक्रेन वार चल रहा है, वीट की जो प्राइस सिचुएशन है थोड़ी नॉर्मल से ऊपर है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बजट पेश किया गया है। यदि मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो इस साल का जो बजट है, जो घोषणाएं की गई कृषि से संबंधित, मेरे ख्याल में काफी कुछ एक का डायरेक्शन सेट करने की कोशिश की गई है वित्त मंत्री जी के द्वारा, और प्रायोरिटी जो सेट की है मैं उससे बहुत खुश हूं। वो एक राइट डायरेक्शन में जो है कृषि नीति को ले जाने की बात उन्होंने की है। मैं इस पे हम थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। तो यदि हम शुरुआत करें कि क्या क्या 5 या 6 मेजर पॉइंट्स हैं बजट के, तो मैं उसके साथ साथ थोड़ा सा डिटेल भी लेता चलूंगा। फर्स्ट तो है कि 20 लाख करोड़ क्रेडिट टारगेट सेट किया गया है, जो कि पुराने अभी यदि हम दिसंबर 2021 का जो एस्टीमेट है 22 का, दिसंबर 22 का, वो 18.5 लाख करोड़ का है। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की बात है, जो एक नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है, जो हर बजट में 1 लाख 1.25 लाख करोड़ की बात होती रही है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, बाकी चीजें बढ़ रही हैं, तो क्रेडिट की जरूरत है फार्मर्स को, और उसके लिए
जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन जो इसमें प्रायोरिटी जो चेंज की गई है इस बार बजट में, जो 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 इंडिकेट किया गया है, वो धरातल पे कैसे होगा वो देखने की बात होगी। जो वित्त मंत्री जी ने बजट में बोला कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर, हम्म। इसको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको क्रेडिट की प्रोविजन इन सेक्टर्स में भी की जाएगी, अच्छा जो जी। कि एक बहुत ही एक ड्राई एरिया था, जिसमें कि फार्मर्स के पास ना तो उतनी ज्यादा हमने हमारी उनको हम सब्सिडी प्रोग्राम इन सेक्टर्स में चलाए हैं, और ना ही हम्म। लोग जो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, एनिमल हस्बेंड्री में कोई पशु लेना चाहता है, क्योंकि 25% तक जो है आय जो है वो सब्सिडी से आता है। यदि हम जी। टोटल कृषि में आय की बात करें तो लगभग 50% ही कृषि में आ रहा है ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया। जी। बाकी का 50 जो है वो सब्सिडरी सेक्टर से और नॉन फार्मिंग से आता है। जो सहायक क्षेत्र हैं दूसरे। जी। सो एनिमल जी। हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के, और जी। जिसमें कि सबसे ज्यादा स्कोप है, फ्यूचर का स्कोप इन्हीं सेक्टर्स में है। ओके। क्योंकि क्रॉप हस्बेंड्री जो है अपनी पीक पे पहुंच रही है, जैसा कि मैंने कहा कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हम पीक पे हैं, और जी। शायद बहुत कुछ हमें डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ जो हम्म। है व्यवसाय डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी का एक्टिविटीज हैं जो गांव में लोगों को गांव में ही रख करके व्यवसाय प्रदान करने की एक सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो जी। ये एक्टिविटीज हैं। तो जी। इसमें एक प्रायोरिटी देना, और इसी हम्म। के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 6,000 करोड़ की जी। प्रोविजन जी। की गई है। तो ये एक बहुत अच्छा एक पुश है, पुश फैक्टर है और एग्रीकल्चर उन्होंने में। ये बजट में उन्होंने जो मछली पालन में जो दाना होता है, जैसे जी झींगा मछली के लिए जो दाना तैयार करने के लिए जो जी सामान इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी जी। ड्यूटी भी उन्होंने कम की है। हाँ, क्योंकि इसमें मैं जो ये कह रहा हूँ कि जो वित्त मंत्री जी ने 6,000 करोड़ की जब बात की, तो उन्होंने ये भी बोला है कि ये फिशरमैन अकेले उनके लिए नहीं है, हम्म। इसमें जो वैल्यू चेन है पूरी फिशरी की, उसके ऊपर ध्यान ओ- दिया जाएगा। इवन ओके। जो संबंध और मध्यम जो एंटरप्राइजेज है, एमएसएमईज हैं, जो जो जी। एनिमल हस्बेंड्री से लिंक्ड है, जो फिशरी से लिंक्ड है, हम्म। उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये ओके। क्रेडिट प्रोविजन उनके लिए होना और उनके लिए कुछ बजट रखना, आई थिंक दिस इज हम्म। ए राइट डायरेक्शन में एक पॉलिसी है, जो सही डायरेक्शन में जा रही है। हम्म। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं हम्म। नेक्स्ट जो जो हमारा प्रायोरिटी जो बजट में रखी गई वो नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन की बात है, जिसमें जी। बोला गया जी। कि 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में अट्रैक्ट किया जाएगा, लाया जाएगा। 10,000 करोड़ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हम्म। तो अब इसमें एलोकेशन कितनी होगी, बजट टोटल कितना होगा? नेचुरल फार्मिंग की हम 2015 से बात कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल फार्मिंग आगे बढ़ी नहीं है। 459 करोड़ रुपए बताया है जी। तो नेचुरल फार्मिंग शायद पोषण। शायद ये बहुत सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम बजट है, लेकिन एक प्रायोरिटी उस सेक्टर की और सेट की गई है, हम्म। ये एक अच्छी बात है। और हम्म। नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बायो इनपुट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। सिर्फ नेचुरल फार्मिंग कह देने से, इवन जो हम्म। हमारी यदि हम ये देखें कि जो नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के साथ साथ जो अ, हमारा जो दूसरे तरीके हैं प्राकृतिक जी। खेती के, हम्म। उसमें हमारी प्रायोरिटी, बहुत सालों से हम बातें कर रहे हैं, हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा। नेचुरल फार्मिंग से जहां तक मैं समझता हूँ, अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये प्राकृतिक खेती मतलब जो पहले हम पुराने तरीके से गोबर का इस्तेमाल करते थे, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते थे, उस खेती की बात हो रही है। जी, जब हम पुराने तरीके से बात
कह रहे हैं, तो आज के जमाने में यदि हम ये देखें कि जब कीटनाशक का यूज इतना ज्यादा है, हमारे पड़ोस में जो फार्मर है वो कीटनाशक यूज कर रहा है, तो कीटनाशक वहां से हट करके मैं नेचुरल फार्मिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बायो इनपुट्स नहीं है, जिससे कि कीटनाशक का जरूरी नहीं है कि आप केमिकल ही यूज करें। जी जी। जो जो हम्म जो प्राकृतिक का कीटनाशक है, उस हम्म। इनपुट्स को प्रोविजन करने के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खोलने की बात की है, ओके। जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका की एक यूनिट है, जिसके बिना नेचुरल फार्मिंग अडॉप्शन नहीं हो रहा है। जी जी। तो तो मैं वही कह रहा हूं कि उसके साथ जो प्रोविजंस की जा रही हैं, उसमें हम्म। शायद बजट जो आपने बताया है वो बहुत कम है। कम है। आने वाले टाइम में शायद उस पे और ज्यादा इम्फेसाइज बिल्कुल किया बिल्कुल। जाएगा। मतलब आपने जो बताया कि बजट में सरकार ने कदम उठाए हैं कृषि क्षेत्र में, वो सही दिशा में है। हालांकि सही इनमें दिशा में। फंड की कितनी जरूरत पड़ेगी बाद में, अभी शुरुआत है, शुरुआत में ये काम कदम बढ़ाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। और खेती में नेचुरल फार्मिंग की बात काफी समय से हो रही है, लेकिन इसको शुरुआत अब इस साल बजट में इसकी घोषणा हुई है तो शुरू होगा, तो ये अच्छी पहल होगी। फिलहाल आपने जो 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 गेहूं। घोषणा बायो इनपुट्स की है वो एक नई चीज है इसमें जो ऐड की गई। जी जी जी। मतलब कि जी। उसके लिए जो जरूरी चीज है, दस इनपुट जो हजार चाहिए। रिसोर्स सेंटर खोलने का मतलब है देश भर में हर स्टेट में कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिसोर्स सेंटर भी खुले तो भी एक का कम से कम उसका जो है शुरुआती दौर शुरू हो जाए। मतलब बेहतर शुरुआत, ठीक दिशा में शुरुआत हो सकती है। जी। अब हम प्रमोद जी हम बात करते हैं फिलहाल गेहूं और जो आपने बताया कि खाद्यान्न पैदावार की, इस समय गेहूं और गेहूं का आटा जो है काफी चर्चा में है, जी। क्योंकि आटे के दाम पिछले एक साल में काफी तेजी से बढ़े हैं। और सरकार ने अभी घोषणा भी की है 30 लाख टन हम खुले बाजार में बेचेंगे। और अभी इस तरह की खबरें भी आई हैं कि आटे के दाम कुछ कम हुए हैं, 4-5 रुपए कम हुए हैं। गेहूं के मामले में हमारी स्थिति क्या है इस समय? मतलब हालांकि निर्यात पे रोक लगी हुई है, और सरकार ने दो हजार सरकार एक ने सौ 25 रुपए क्विंटल का ये किया है, एमएसपी घोषित किया है। तो सरकार के गोदाम भरे पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, अब जो खरीद सत्र शुरू होने जा रहा है? देखिए, गेहूं जो है अभी जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर किया गया है, या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसपे हम 2100 रुपया या 2200 रुपये के आसपास, मुझे एग्जैक्टली इसका वो नहीं मालूम है अभी कितना डिक्लेयर किया है, लेकिन 2000 दो से। हजार एक सौ रुपए जी। और यदि हाँ। हम मार्केट प्राइस आज की डेट में देखें तो ये जो है 30 रुपीज प्लस चल रहा है। जी। जी। तो जो होलसेल प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिटेल प्राइस है वो तो और 7-8 रुपए ऊपर आप लगा अभी के चलिए। अभी तो भारतीय खाद्य निगम ने जो 2 दिन बिक्री की है खुले बाजार में, तो ओपन उन्हें मार्केट 25, से। हाँ करीब जी। 25 रुपए का जो आया है, जो बोली में जो आया है, चौबीस हम्म। रुपए 74 पैसे उन्होंने बताया है। उसमें भी 4-5 रुपए का फर्क है मार्केट से, ओपन मार्केट से। जी जी जी। जो जो तो एक, क्योंकि गवर्नमेंट जब बेचती है तो वो बल्क में बेचती है, और थोड़ा सा प्राइस 400-500 रुपया क्विंटल के पीछे उसका फर्क रहता है, यदि आप मंडी में जाकर के प्राइस पता करेंगे तो। जी जी। तो जी। व्यापारी के पास ज्यादा जाएगा गेहूं या सरकार के पास जाएगा? देखिए, सरकार का जो बफर रिक्वायरमेंट है, वो बफर से जब 10-12 मिलियन टन ज्यादा है तभी सरकार बेच रही है। बफर हम्म, जो हम्म, रिक्वायर्ड है, उस हाँ बफर हाँ, नॉर्म को तो हम फुलफिल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। करीब जी। 40-45 लाख टन ज्यादा है सरकार के पास बफर से। आप यदि ये देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो जो 2020 में, अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर अ, ग्रामीण प्रधानमंत्री। खाद्य योजना जो शुरू की गई थी, जी जी। पीएम PMGKY, जिसमें कि जी के भाई। 5 किलो गेहूं या चावल जो है पर मेंबर
फ्री दिया जा रहा था कोविड के जी टाइम में। ये अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। जी जी और दिसंबर 2023 ये प्रोग्राम जो है 7 फेज ये पूरे कर चुका था। जी। इसमें टोटल 1243 लाख मीट्रिक टन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 124 मिलियन टन। ओके। 2 साल हम्म में 124 मिलियन टन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और हम्म जो टोटल सब्सिडी थी वो लगभग 3.9 लाख करोड़ की इस प्रोग्राम हम्म। में जो है टोटल खर्च जो है सरकार के जो उनका बाजार। पब्लिश फिगर है वो 3.9 लाख करोड़ रुपीस है। हम्म 1 जनवरी से इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। ये जी एक वित्त मंत्री जी ने भी बोला, और ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि गरीबों को अनाज फ्री मिलता रहेगा 2023 में। वो सही बात है, लेकिन वो पीएमजी के वाई के अंतर्गत नहीं मिल रहा। वो जो फ्री खाद्यान्न 5 केजी या 35 केजी पर हाउस होल्ड दिया जा रहा है, वो हम्म नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत वो दिया जी जी। जाएगा, तो राशन जो राशन कार्ड देता है। राशन कार्ड के थ्रू। और वो हम्म वो अनाज है जो 35 केजी के साथ साथ 5 किलो पर मेंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा था। हम्म। वो एक्स्ट्रा बंद कर दिया गया है। ये जो एक्स्ट्रा वाला। 35 किलो, जो हम्म, 35 किलो 3 रुपए राइस और 2 रुपए वीट, 2 रुपए जी गेहूं और 3 रुपए धान का जो जो प्राइस रखा गया था उसको फ्री कर दिया गया है। उसको फ्री कर दिया। तो उसमें जो सब्सिडी आउट गो है वो बहुत, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि आपका मार्केट प्राइस 30 रुपए है और आप 2 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो हम्म मोर और लेस उसका 97 5 96% पहले भी आप सब्सिडी में ही उसको वहन कर रहे थे। अब उसको हम्म 95% से वो 100% हो जाएगा। जी जी। हम्म तो ये एक जो है पब्लिक का थोड़ा इस पे ज्ञात नहीं है कि जो 35 केजी हमें पहले मिलता था 2 और 3 रुपए में, उसके हम्म अलावा जो 5 केजी जो फ्री पर मेंबर, यदि 7 मेंबर है तो 35 हो गया, 35 35 70 हो गया। हम्म अब उसको 35 ही मिलेगा, 70 नहीं मिलेगा। तो पहले मतलब 35 जो है वो फ्री मिल रहा था, और बाकी 35 के लिए 2 रुपए और 3 रुपए गेहूं और जो धान के लिए देना पड़ता था, दिया, वो अब दिया नहीं जा देना रहा पड़ेगा। तो वो फ्री उस तरह से हुआ है। है। अब तो वो इसमें इसमें जो 124 मिलियन टन जो खर्च हम्म किया गया है 2 साल में, लगभग हम्म आप कह सकते हैं कि 40 50 मिलियन टन एक साल का खर्चा था। तो हम्म, वो पूरा का पूरा अनाज जो है अब ओपन मार्केट के लिए बच जाए। जी जी जी, तो ठीक है। वो बफर स्टॉक जब आप मेजर करेंगे तो आप इसको इसका अनुमानित जो कम रिक्वायरमेंट है उसको भी लेकर के चलेंगे। जी जी। तो इसीलिए और कहा जा रहा गेहूं है की फसल इस बार अभी तक जो है 5 से 7% एक्स्ट्रा जो है वो इसकी सोइंग हुई है। हम्म, और यदि टेम्परेचर मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में एक्सेसिव गर्मी नहीं होती है जैसा कि पिछले साल हुआ था, तो जी होपफुली जो अनुमानित प्रोडक्शन है वो उससे ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता बफर में और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आएगी। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्केट प्राइस यदि अभी 30 रुपया चल रहा है और गवर्नमेंट 22 रुपए पे प्रोक्योर करती है, तो अगले 2 महीने में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एकदम एक प्राइस जो है मार्केट प्राइस क्रैश कर जाएगा। तो ओके। बजाय एक्सपोर्ट को बैन करने से और फार्मर्स का को बाध्य करने की वो 22 रुपए में बेचे, प्रोबेबली जो आपने इतना बड़ा सब्सिडी कट कर दिया है ऑलरेडी, 3 लाख करोड़, हम्म, 4.5 लाख करोड़ आप 2 साल में दिया था आपने, अब वो आपने बंद कर हम्म, दिया। तो हम्म, उसमें से कुछ अमाउंट यदि गवर्नमेंट वीट परचेज, यदि उसका प्रोक्योरमेंट, यदि प्राइस आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,000 रखा है और मार्केट में 3,000 चल रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा वो प्रीमियम अनाउंस करके फार्मर को उस प्राइस से पे फार्मर से परचेज करना चाहिए, ना कि एक्सपोर्ट बैन करके उनको बाध्य करके उनको सस्ते में उनसे खरीदना चाहिए, हम्म, क्योंकि एग्रीकल्चर की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। हम्म, कृषि की हम्म, जो हालत है वो फार्मर की
कि जो कॉस्ट और प्राइस यदि हम देखें तो हम्म, मैं बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि कम से कम दुगना प्राइस होना चाहिए जो आज की डेट में जो प्राइस है, यदि फार्मर को सरवाइव करना है तो। जी जी। तो मेरी सरकार ने कहा। पर्सनल व्यू है इसमें, हम्म। ऐसा वो नहीं है, लेकिन हालांकि फार्मर्स को। सरकार ये दावा करती है कि हम किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं, जितनी उसकी लागत आती है। और उन्होंने लागत का मेजरमेंट भी वो दिखाते हैं कि गेहूं की खेती पे इतनी लागत आती है, चावल की खेती पे इतनी लागत आती है, चना उगाने में। अब जैसे सरसों का कहते हैं कि हमने लागत के मुकाबले 104% ज्यादा दे रहे हैं हम। गेहूं का दाम जो हम एमएसपी हमने अनाउंस किया वो 100% ज्यादा दे रहे हैं लागत से। और अभी दालों के बारे में भी उन्होंने अनाउंस किया कि उसमें भी हम 85%, 80% जो लागत मेजरमेंट उन्होंने अपना किया। हालांकि ये भी दावे जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि इसमें ये लागत शामिल नहीं है, वो लागत शामिल नहीं है। लेकिन सरकार ने जो अपना मेजर बनाया है कि ये लागत हमारी, उसके हिसाब से 100% हम ज्यादा दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे फसल आनी शुरू होगी बाजार में, बाजार भी थोड़ा नीचे आएंगे, दाम थोड़े नीचे तो आएंगे ही। क्योंकि निर्यात अगर आपने बंद किया हुआ है, देश के अंदर ही वो गेहूं रहेगा, तो दाम नीचे आएंगे ही। ओपन मार्केट में मार्च तक बिकेगा, उसके बाद अप्रैल से दाम नहीं, थोड़ा। मैं उसी पे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि फार्मर को बाध्य करने की बजाय उनको जो है इंसेंटिवाइज किया जाए। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में यदि हम बजट में भी बात की गई न्यूट्री सीरियल्स की, कोर सीरियल्स की, और हम्म, अभी हम मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं, तो जी जी। मैं ये पहले भी क्वेश्चन रेज करता रहा हूं कि हम वीट और राइस की प्रोक्योरमेंट करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम सिर्फ राइस और वीट, धान और गेहूं का ही सर्कुलेशन क्यों करते हैं? क्या हम, यदि हम वाकई सीरियल्स को बढ़ाना चाहते हैं, हम न्यूट्री सीरियल्स की का वाकई वो बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, तो क्यों नहीं कोर सीरियल्स का जो है आधा प्रोक्योरमेंट कम से कम आप एक साथ बंद कर, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ उसका परसेंटेज बढ़ाया जाए ताकि कोर सीरियल जो है वो को भी एक उचित दाम मिल सके। बिल्कुल। उसको उसको यदि हमने आगे प्रमोट करना है तो जी। बायोडीजल में हम बायोफ्यूल के लिए हम अभी जो है मक्का को यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम्म। फीड से जो बचता है। लेकिन जी। जो बाकी कोर सीरियल्स हैं, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बहुत सारे कोर सीरियल्स हैं। यूपी में कुछ एक अलग जी। टाइप की भी कुछ वैरायटीज ग्रो की जाती हैं। तो क्यों हम्म, नहीं उसको हम पीडीएस में अपने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में उसको इनकरेज किया जाए, ताकि जो जी जी। वीट और राइस के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम किया जाए। फार्मर्स को यदि थोड़ा सा नुकसान होगा तो वो कोर सीरियल की तरफ अपने आप उसको बिल्कुल हटेंगे और प्रमोद कोर जी, सीरियल प्रोड्यूस करने की तरफ जाएंगे। सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज का जो है ये बनाया जा रहा है, भारत उसको प्रमोट कर रहा है। मुझे ये उम्मीद है, मुझे लगता है कि सरकार की मोटे अनाज की खरीद बढ़ेगी। क्योंकि इस साल कई बैठकों में भी जो अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी, उसमें भी उनका जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और सरकार पूरी दुनिया में मोटे अनाज को लेकर भारत की तरफ से इसको प्रमोट कर रही है। तो आने वाले समय में इसकी खरीद बढ़ेगी, हमें लगता है। फिलहाल देखिए महावीर जी, यदि हम रियली लोगों का कंजम्पशन उस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो हमें अपने पीडीएस सिस्टम में उसको वीट और राइस को रिप्लेस करके उसको लाना होगा ग्रेजुअली, चाहे उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हमें उसकी तरफ मूव करना होगा। और ये भी पॉसिबल है कि हम रॉ वीट और राइस ही पीडीएस में दे रहे हैं। न्यूट्री सीरियल्स को के जो सेमी प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उसको यदि हम शामिल करें तो हमारी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं वो आगे मूव नहीं कर रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वैल्यू एडिशन, वो सब बेनिफिट उसमें है। और यदि पीडीएस को हम एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाएं तो वो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मूव होगा। बजाय हम उनको वीट और राइस देने के उनको फोर्टिफाइड आटा दिया जाए जिसमें कि न्यूट्री सीरियल्स को इंक्लूड किया जाए, तो आई थिंक वो एम्प्लॉयमेंट रेज करने में और वैल्यू एडिशन में, उन सब में भी फार्मर को और साथ साथ कंज्यूमर दोनों को फायदा होगा। जी प्रमोद जी, जी आपका बहुत प्रमोद बहुत जी, धन्यवाद। आपने हमें समय दिया है। और मैं समझता हूं कि सरकार को महंगाई की तरफ भी देखना है और किसानों को भी देखना है, अपनी पूरी जनता को देखना है। किसान कहता है मेरी लागत ज्यादा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। जनता कहती है महंगाई बढ़ रही है, हमें महंगाई सस्ता।
तो ये सब्सिडी कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक बढ़ी जाए? सब्सिडी अगर ज्यादा बढ़ती है तो फिर आपका वित्तीय घाटा बढ़ने लगता है। तो कई चीजों को उस पर ध्यान रखना पड़ता है, संतुलन देखना पड़ता है। आपने बताया कि सब्सिडी कम की गई, उसका कुछ पोर्शन किसानों को दे दिया जाए। कोविड के टाइम में जितना सरकार ने कर्ज लिया और राज्यों को कितना कर्ज दिया गया, राज्यों को उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसे दिए गए, क्योंकि उन सरकार का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एक बार जो सब्सिडी शुरू हो गई, उसको हमेशा के लिए कैसे बरकरार रखा जा सकता है, ये देखने की बात है। तो फिलहाल मैं हम अपने इस एपिसोड को यहाँ पे विराम देते हैं और आपसे फिर। एक जो आपने सब्सिडी का बोला है, मैं एक लास्ट पॉइंट इसमें बोलूंगा। जी। इस बार यदि हम सब्सिडी गवर्नमेंट का जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी का जो अनुमानित व्यय है, हम्म। जो लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर था। आई थिंक एक डेढ़ डेढ़ 2 लाख करोड़ इसमें कमी आई है। इस बार जो मेन जो इंक्रीज किया है सब्सिडी, वो फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए किया गया है, और वो मेनली यूरिया के लिए है। और जी। उसकी उसमें इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ कि फार्मर को हम एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। वो इंक्रीज हुआ है अभी जो यूक्रेन वार में के चलते जो रेट्स हैं एनर्जी के, और जो फर्टिलाइजर इनपुट्स के लिए जो हम बाहर से आयात करते हैं, वो हम्म। उसमें काफी कुछ वृद्धि हुई है। तो उसके कारण एक 1.5 लाख, आई थिंक 1.5 लाख करोड़ के आसपास फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ा है। एक्सेप्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी के बाकी सब काफी राइट डायरेक्शन में है, उसको कम किया गया है। तो जो वित्त मंत्री, अगेन मैं कहूंगा कि वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन फार्मर को यदि आप फार्मिंग से इतना ज्यादा जो है अपने 3 लाख करोड़ आपको बचत हुई है, तो कुछ अमाउंट एग्रीकल्चर पे फार्मर्स को बेटर प्राइस उस पे किया जाना चाहिए। वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है जी। तो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार इस दिशा में सोचे, हम ये उम्मीद करते हैं। और इसके साथ ही हम अब कार्यक्रम है इसको हम विराम देते हैं। आपको नमस्कार जी। जी, धन्यवाद।